कभी सोचा है कि एक देश को मतलब बिल्कुल स्क्रैच से कैसे बनाया जाता है? 1947 में भारत के सामने यही एक बहुत बड़ा चैलेंज था। यह सिर्फ आज़ादी पाने से कहीं ज्यादा था। ये तो एक बिखरे हुए कैनवस से एक पूरा राष्ट्र बनाने जैसा था। तो यही वो बड़ा सवाल था जो हमारे फाउंडर्स के सामने था। एक ऐसी जमीन जो सदियों से बटी हुई थी, उसे एक मॉडर्न देश में कैसे बदला जाए। चलिए समझते हैं कि उन्होंने ये कैसे किया। सबसे पहला और शायद सबसे मुश्किल काम था इस जमीन को एक करना, मतलब इसका फिजिकल और पॉलिटिकल इंटीग्रेशन। ये एक बहुत बड़ी पहेली को जोड़ने जैसा था, जिसके टुकड़े पूरे सबकॉन्टिनेंट में फैले हुए थे। 552। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उन रियासतों की संख्या है जिन्हें नए भारत में शामिल करना था। सोचिए, हर रियासत का अपना राजा, अपने कानून, अपनी हिस्ट्री। जरा सोचिए कितना बड़ा काम रहा होगा ये। वैसे तो ज्यादातर रियासतों ने भारत में शामिल होने का फैसला कर लिया था, लेकिन 3 रियासतें थीं, जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर, जो हिचकिचा रही थीं। इन तीनों ने इंटीग्रेशन की राह में बड़ी मुश्किलें खड़ी कीं और ये साबित किया कि देश बनाने का ये सफर आसान नहीं होने वाला। तो इस बड़ी प्रॉब्लम का सल्यूशन क्या था? इसका जवाब मिला भारत के संविधान में, जिसने देश को एक साथ बांधने के लिए एक जबरदस्त फ्रेमवर्क तैयार किया। संविधान के आर्टिकल 1 में इसका जवाब छिपा है, जो कहता है इंडिया यानी भारत राज्यों का एक संघ होगा। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं थे, ये वो बुनियाद थी जिस पर आज का भारत खड़ा है। राज्यों का संघ या यूनियन ऑफ स्टेट्स, ये शब्द बहुत सोच समझकर चुना गया था। इसका सीधा मतलब था कि भारत को तोड़ा नहीं जा सकता। राज्यों को देश से अलग होने का कोई अधिकार नहीं है। ये एक ऐसा बंधन था जो कभी टूट नहीं सकता, ताकि देश की एकता हमेशा बनी रहे। लेकिन भारत का नक्शा कोई पत्थर की लकीर नहीं था। ये समय के साथ बदलता रहा है। 1953 में भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश बना, तो 2014 में तेलंगाना। इससे पता चलता है कि राष्ट्र निर्माण एक लगातार चलने वाला प्रोसेस है। तो ठीक है, जमीन की बात हो गई, पर उस देश में रहने वाले लोगों को कैसे डिफाइन किया जाए? अगला बड़ा सवाल था, आखिर एक भारतीय होने का मतलब क्या है? इसका जवाब भी हमें संविधान में ही मिला। पार्ट 2 के आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक भारतीय नागरिकता के सारे नियम बताए गए हैं, जिससे ये साफ हो गया कि कौन इस देश का नागरिक है। और इसको और भी क्लियर किया गया 1955 के सिटीजनशिप एक्ट में, जिसमें नागरिकता पाने के 5 तरीके बताए गए हैं: जन्म से, वंश से, रजिस्ट्रेशन से, नेचुरलाइजेशन से, और अगर कोई नई जमीन भारत में शामिल होती है तो वहां के लोगों को नागरिकता देकर। तो जमीन तय हो गई, लोग भी डिफाइन हो गए, लेकिन एक देश को एक साथ जोड़े रखने के लिए एक और चीज की जरूरत होती है, एक कॉमन पहचान। और यहीं पर आता है राष्ट्र निर्माण की पहेली का आखिरी टुकड़ा, हमारे राष्ट्रीय प्रतीक। चलिए एक छोटा सा क्विज हो जाए। पहला सवाल हमारे तिरंगे के बारे में। अशोक चक्र में कितनी तीलियां हैं? किसी को पता है? सही जवाब है 24। और ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये 24 तीलियां दिन के 24 घंटों को दिखाती हैं और हमें याद दिलाती हैं कि देश को हमेशा आगे बढ़ते रहना है, बिना रुके, लगातार। ठीक है, अगला सवाल, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है, जो हमारी ताकत और शान का प्रतीक है? बिल्कुल सही, बाघ। और इसी शानदार जानवर को बचाने के लिए 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर भी शुरू किया गया था। और लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती। हमारा राष्ट्रीय पक्षी है खूबसूरत मोर, राष्ट्रीय फूल है कमल, और हमारा राष्ट्रगान जन गण मन। ये सारे सिंबल हमें हमारी एक जैसी पहचान की याद दिलाते हैं। तो हमने देखा कि एक राष्ट्र 3 चीजों पर टिका होता है: एक यूनिफाइड जमीन, एक डिफाइंड आबादी और कॉमन सिंबल्स। यही वो चीजें हैं जो भारत को एक राष्ट्र बनाती हैं। और यहीं से एक आखिरी सवाल उठता है। देखिए, राष्ट्र निर्माण कोई एक दिन का काम नहीं था, ये तो एक लगातार चलने वाला प्रोसेस है। तो जैसे जैसे भारत की जमीन, लोग और पहचान इवॉल्व होते रहेंगे, ये सोचना बड़ा दिलचस्प है कि इस महान राष्ट्र का भविष्य कैसा दिखेगा।